चलो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। तो जर्नल एंट्री सारे ए के ही बुक्स में मारेंगे, ऐसे लगा तो ए के बुक्स में बी का और सी का अकाउंट दोनों का बना देते हैं, ताकि हमें कुछ आइडिया आएगा ना कि लास्ट में क्या होने वाला है इसका। हाँ, किसी ने कंप्लीट किया क्या या नहीं किया? कंफ्यूज्ड इन द लास्ट पार्ट, ओके। देखते हैं क्या करना है। जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वैसे करते जाते हैं। लेट्स सी। हाँ, एक जर्नल और एक लेजर बनाना है ना? एक जर्नल और 2 लेजर ना, बी और सी दोनों का बना लेंगे ना एक के बुक्स में। ओके। हम्म, लेजर में मैं चलो लिख लेती हूँ, डेट्स भी बना देती हूँ। चलो हो गया, करना है स्टार्ट इन द बुक्स ऑफ ए। जल्दी जल्दी भूषण, आज ये क्वेश्चन कंप्लीट करके नया चैप्टर हमें काफी खत्म करना है। कौन सा चालू करते हैं? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक सेकेंड ना। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग बिल्स वेर एक्सेप्टेड ऑन 1 जनवरी फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, अभी शांति से जो ए के बुक्स में एंट्री आने वाली है पहले वो देखते हैं। बी ने 10,000 का और सी ने 15,000 का बिल एक्सेप्ट किया था इन द फेवर ऑफ ए। तो कॉमन सेंस से इसकी एंट्री आ जाएगी हमारे बुक्स में, तो इसकी एंट्री मार देते हैं। दैट इज Jan 1। और क्या एंट्री आएगी, बिल्स मिलेगा हमें। बिल्स, हाँ दो अलग मारती हूँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्या नहीं दिख रहा है, एक्सेल नहीं दिख रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी ने कितने का एक्सेप्ट किया हुआ है, 10,000 का, ओके। और इसने 15,000 का। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 15,000 का। ठीक है, इसकी लेजर पोस्टिंग भी कर डालो। यहाँ पे बाय बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा बी का 10,000, बराबर है। और यहाँ पे आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 15,000। इधर तक ओके, जाऊं मैं आगे? हाँ।
हाँ, अब उन्होंने क्या बोला है, और हमारे बुक्स में क्या एंट्री आएगी, जो हमको बिल मिले है उसकी एंट्री आएगी, और जो बिल हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं उसकी एंट्री आएगी। सो ए ने एक्सेप्ट किया है 10,000 बी के लिए और 20,000 सी के लिए, हम उसकी एंट्री मार देंगे। करेक्ट। सो उसकी एंट्री मारते हैं हम। मैं आपने उल्टा बोला ना, 20,000 बी के लिए और 10,000 सी के लिए। नहीं, बाय ए ₹20,000 रुपी, के एक सेकेंड, नहीं इधर है ना, दोनों बाय ए कैसे हुआ? हाँ, तो बाय ए बी के लिए, बाय ए एक मतलब सेकेंड, मैम हर अच्छा बंदा उसमें ऐसे है क्या, ए का, हाँ सॉरी, बाय ए ₹20,000 इन द फेवर ऑफ बी एंड बाय ए ₹10,000 इन द फेवर ऑफ सी। हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट है, करेक्ट। सो हम इसकी एंट्री मार देते हैं अभी बुक में। अब ये भी जनवरी 1 को ही हो रहा है। सो बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, $20,000 and C account debit $10,000। करेक्ट। इसकी एंट्री मार दो अभी, मतलब सॉरी पोस्टिंग कर दो। यहाँ तक ओके है क्या? यस। अब ये भी सोचते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक सेकेंड ना, अभी अगर तुम स्टेटस देखते हो तो मुद्दा क्या है कि इतना ही करके हमें बी से 10,000 आना है और सी को 5,000 देना है। ये सिर्फ हमारे बिल्स का स्टेटस है। अब क्या होने वाला है, बी ने कुछ बिल्स सी के लिए दिए हैं और सी ने कुछ बिल्स बी के लिए दिए हुए हैं, हमें उनका भी तो शेयर मिलना चाहिए टेक्निकली, है कि नहीं? मैम मैं बोल रहा था सिचुएशन भी हमारे जो बिल्स है उसका हम देते इक्वल में, और वो वाले भी अपने इक्वल। एक सेकेंड ना, ऑल बिल्स वर डिस्काउंटेड एट 18% पर एनम एंड द प्रोसीड्स वेर शेयर्ड बाय 3 पार्टीज इक्वली। नहीं ना, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल बिल्स वेर डिस्काउंटेड एट 18% पर एनम, सारे बिल्स 18% पर एनम पे डिस्काउंट हुए हैं एंड उसके जो प्रोसीड्स है वो शेयर होने वाले हैं तीनों में इक्वली। तो तीनों में ही, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है ना, एंड द प्रोसीड्स वेर शेयर्ड बाय 3 पार्टीज इक्वली, तो जितने भी बिल ड्रॉ हुए हैं हमें वो बिल्स देखने पड़ेंगे और वो तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो सी अपने बिल का तो टेंशन नहीं है, इसका ना एक वर्किंग नोट बना देते हैं ताकि हमको समझे कि किसको किससे आना है और किसको किसको देना है, वो मुद्दा आ रहा है ना यहाँ पे। हमारे रिसीवेबल ठीक है, हमारे पेएबल भी ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो 2 बिल्स है ना, हम उसकी डिस्काउंटिंग की भी एंट्री मार देते हैं पहले, वो इजी है। उसके बाद ना हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं कि किससे कितना रिसीवेबल है, किसको पेएबल है, वो सब मुद्दा देखते हैं हम। ठीक है, विल मेक अ वर्किंग नोट, फिर हमको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अभी पहले डिस्काउंटिंग कर देते हैं ये दोनों बिलों का, ए के बुक्स में। मैं वैसे करता है क्या मतलब? ऐसे पता नहीं, अभी मैंने तो कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं है, बट अभी अगेन ऐसे सम्स आ सकते हैं, कुछ किसी ने किया तो वी डोंट नो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास कितने, 2 बिल है, एक 10,000 का बिल है, पहले मैं उसकी एंट्री मार देती हूँ कि ये 10,000 का बिल चला गया।
10,000 into 18% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4। 600 का डिस्काउंट और बैंक में 9,400 आ गई, करेक्ट? हाँ यस। और जब तुम दूसरा बिल डिस्काउंट करोगे उसकी भी एंट्री मार दो। दूसरा बिल 15,000 का था। 15 हाँ हाँ, तो उसका 900 आएगा ना डिस्काउंट। यस, क्योंकि सारे बिल 4 मंथ्स के हैं तो बैंक में 14,100 आ जाएगा। क्लियर? यस। अब ना नेट बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। हमने लेजर तो बनाया हुआ है, लेकिन कॉमन सेंस अगर तुम सोचोगे तो प्रैक्टिकली क्या होगा, हर एक इंसान अपने अपने बिल का हिसाब लगाएगा, नेट बेसिस पे कैलकुलेशन करके इसको सेटल ऑफ करेगा लॉजिकली। क्योंकि लॉजिकली अगर हमने क्या किया है, 3 लोग हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, एक दूसरे से एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ए अपने बिल डिस्काउंट करेगा और वो बी और सी को देगा, बी अपने बिल डिस्काउंट करेगा, वो ए और सी को देगा, मतलब जो शेयर बनता है, और सी अपने बिल डिस्काउंट करेगा और उसको ए और बी को देगा। तो सबका कैलकुलेशन करके फाइनल सेटलमेंट किस पे होने वाला है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं अभी, डिटेल्स ऑफ बिल्स करके। रुको, अब मुझे एक फॉर्मेट ड्रॉ करने दो सिर्फ। ओके, ए बी सी, ए बी सी। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अभी ना और एक चीज करते हैं, सिर्फ डिस्काउंट का कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे प्लग इन करूं मुझे सोचने दो सिर्फ। क्योंकि डिस्काउंट भी तो शेयर करना पड़ेगा। ग्रॉस बेसिस पे करते हैं, चलो या फिर हर एक इसके 2 कॉलम बनाते हैं। मैम डिस्काउंट का अलग से पकड़ते हैं, डायरेक्टली जो मेन अमाउंट है जिसका उसको डिवाइड करते हैं। रुक ना, अभी कर ही रहे हैं ना, तो हमेशा मास्टर करो, मतलब एक ही वर्किंग नोट में सब खत्म कर दो। ठीक है, तुम अभी मत बनाओ, वर्किंग नोट फाइनल होने के बाद चाहिए तो नोटबुक में बनाना है तो बनाओ, या मेरे साथ करना है तो करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो, ए को कितने बिल मिले हुए हैं, 2 बिल मिले हुए हैं, एक 10,000 का और एक 15,000 का, बराबर। अब ए के पास ये जो भी 2 बिल है ये बटेंगे कैसे, मैं टोटल दोनों बिल की बात करती हूँ। उसको मिले हुए हैं 10,000 के बिल का, उसको कितना मिला हुआ है, 9,400 and 14,100। so 9,100 plus 14,100, मैम 9,400 सॉरी, बराबर। ये इसको ग्रॉस प्रोसीड्स आए हुए हैं, ये डिवाइड बाय 3 करना है, करेक्ट? यस मैम। सो इसको 7833.33 आ जाएगा, जब तीनों को उतना ही आने वाला है। और इनका टोटल दोनों बिल का डिस्काउंट कितना हो रहा है, ए और बी का? 600 और 900, 1500, और ये डिवाइड बाय 3। तो तीनों कितने का डिस्काउंट बेयर करेंगे? अरे यार, 500 500 500, करेक्ट? यस मैम। हाँ हाँ, बोलो। सी क्या स्टोरी है, 3 लोग हैं, ए बी और सी, तीनों ने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किए हैं और बिल एक्सेप्ट किए हुए हैं। ठीक है, मतलब बी ने एक बिल भेजा, ए ने साइन करके दिया, सी ने एक बिल भेजा, ए ने एक्सेप्ट करके दिया, ऐसे एक दूसरे पे इन सब ने बिल्स ड्रॉ किए जो डिस्काउंट होने वाले। अल्टीमेटली वो क्या करने वाले हैं कि जितने भी बिल्स उन्होंने एक दूसरे पे ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे ए ने बी सी पे, बी ने ए सी पे, सी ने ए बी पे, वो अल्टीमेटली सबके पास 2-2 बिल्स आएंगे, वो बिल जाके बैंक के पास डिस्काउंट करके आएंगे, और जितने भी बिल के पैसे होंगे वो तीनों में इक्वल डिवाइड करने वाले हैं वो।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि टोटल ए को कितने पैसे मिलने वाले, ए के पास 2 बिल आएंगे, तो ए के पास जो 2 बिल आएंगे, ए को क्या करना पड़ेगा, उससे उसके मिले हुए पैसे तीनों में बटेंगे। बी के पास 2 बिल आएंगे, उससे मिलने वाले पैसे तीनों में बटेंगे, और सी से जो सी के पास जो 2 बिल आएंगे उसके भी पैसे तीनों में बटेंगे। तो अब हम फाइनली देख रहे हैं कि ए को बी को कुछ देना पड़ेगा, सी को कुछ देना पड़ेगा। ओके, वैसे ही समझ रहा है क्या, मतलब अब ये एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लाइक इफ ए इज सपोज टू गिव टू बी एंड सी, बी इज ऑल्सो सपोज टू गिव टू ए एंड सी। तो ऐसे करके हम नॉक ऑफ कर देंगे और नेट बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि अगर आयुष को तुमको पैसा देना है तो तुम्हें भी आयुष को पैसा देना है, तो तुम नेट बेसिस पे सेटल ऑफ करोगे ना। यस, तो हम यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं कि ए का जो बिल है ना, अभी ए को बी को 7833 पेएबल है और सी को 7833 पेएबल है। वैसे ही हम निकालेंगे कि बी को ए को कितना देना है, सी को कितना देना है, और फिर नेट बेसिस पे हिसाब लगाएंगे। ठीक है, हाँ। तो हम बिल का सिर्फ हिस्सा निकाल रहे हैं। सी, ये वर्किंग नोट फाइन ट्यून भी हो सकती है बाद में, ये सिर्फ है कि हम कैलकुलेशन कर, नोबडी कैन मेक परफेक्ट वर्किंग नोट इन द फर्स्ट गो। इट इज तुम्हारा दिमाग जैसे चल रहा है, तुमको जैसे कैलकुलेशन सुधर रहा है, तुम पहले वैसे करो एंड देन फाइंड द आंसर। अब देखो बी के पास भी बिल आने वाले, बराबर। अब बी के पास कितने बिल आने वाले हैं, 20,000 और 5,000 का, मतलब 25,000 का बिल आने वाला है। ग्रॉस बेसिस पे करूँ क्या मैं ये, मुझे एक ही लग रहा है, एक सेकंड रुको सिर्फ, मैम मैं ऐसा कह रहा था डिस्काउंट ऐड करके कर दूं क्या। मैम मैं ऐसा बोल रहा था डिस्काउंट को लो ही मत, डायरेक्टली जो मेन अमाउंट है उसमें कुछ। नहीं ना, डिस्काउंट को पकड़ के बांटना चाहिए आयुष, क्योंकि वो पैसा सामने वाले से आना ही है ना। मैम नहीं, लेकिन वो करके देखो क्योंकि ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ये। आप हाँ, ग्रॉस तो क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो भी भूषण करना तो पड़ेगा ही ना। आप ग्रॉस बेसिस पे मतलब कैसे बोल रहे हो? ये देख, अगर 3,000 का बिल है सपोज, ठीक है, तूने एक्सेप्ट किया, सपोज आयुष ने 3,000 का बिल एक्सेप्ट किया, मुझे मिला वो, और मैंने डिस्काउंट किया। अब डिस्काउंट करने के बाद सपोज 300 रुपए का डिस्काउंट कटा है, तो अब हमें पैसे कितने मिले, 2,700, हाँ या 400 का है तो 2,600, हाँ बराबर। 2,600 में से अगर हम 50-50% बांट रहे हैं तो 1,300 मुझे मिलेगा, 1,300 तुझे मिलेगा। हाँ लेकिन अल्टीमेटली जब बैंक को बिल ऑनर करना पड़ेगा तो मुझे तुझे कितने देने पड़ेंगे, पूरे 1,500 देने पड़ेंगे ना। हाँ ओके, सो मतलब आई हैव टू अल्टीमेटली पे यू 1,500। हाँ सो हम इंक्लूडिंग डिस्काउंट टोटल बिल अमाउंट पे ही कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट नहीं बांटते हैं यहाँ पे, ऐसे बोल रही हूँ मैं। मैम मैं भी वही बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट मत ही डालो, वो डायरेक्टली। हाँ, मैं डायरेक्ट फिगर लेती हूँ टोटल, मतलब नॉट द कैश फिगर, द बिल फिगर। मैम मैं भी वही बोल रहा था। हाँ ठीक है, वैसे करते हैं। हाँ, तो इजी हो जाएगा मुझे लग रहा है इधर ये, दिस विल बी बेटर। तुम जब मास्टर एक्सेल शीट बनाओगे तो एकदम भारी हो जाएगा वो। मुझे लग रहा है सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम ऐड कर देते हैं फिलहाल। अभी के लिए हम लोग अमाउंट निकालेंगे कितना वापस आने का है। हाँ, कितना आना है, और कितना आना होगा तो वो डिस्काउंट के साथ ही आएगा। और जब हम लोग कैश देंगे हाँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि करना है क्या वैसा डिस्काउंट मिला के। मैं ऐसा बोल रहा था अभी हमने हाँ अभी हम लोग है ना जो बिल वापस देंगे, मतलब जब रीपे करने का जो अमाउंट है वो निकाल देंगे। हाँ और जब हम लोग अब इनिशियली क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर ए जब बी और सी को देंगे तो जो तो उसमें से 18% से माइनस करके दे देंगे ना, क्योंकि वो भी तो सेम ही आएगा। तो हाँ, जब हम लोग लास्ट में वैसा कर सकते हैं, क्योंकि सारे बिल्स का ना अल्टीमेटली ये सेम है, 4 मंथ्स का है और 18% का ही है, तो वो सेम हो जाएगा। क्विक कैलकुलेट कर सकते हैं, क्विक इधर हमको कैलकुलेट कर कंप्यूटर सकते हैं, की जरूरत नहीं है। करेक्ट है, वैसा ही करते हैं, मुझे भी वही लग रहा है। क्योंकि इधर मैं कर तो सकूंगी, एक्सेल में फास्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तुम ओवरऑल बेसिस पे करो तो वो बेटर होगा। क्योंकि वो अच्छा जल्दी से कर सकते हैं, ये रुको, इतना हाँ, वापस ये ना हर बिल को कैलकुलेट कर, मतलब ये परफेक्ट हो जाएगा एकदम। लेकिन मुझे लग रहा है तुम ओवरऑल बेसिस पे करो, वरना ना कंफ्यूजन भी हो सकता है। हाँ क्योंकि वो फिगर्स में टेढ़े मेढ़े थी।
रुको एक सेकेंड ना, मैं ना इधर डायरेक्ट फिर डिवाइड कर देती हूँ कि यहाँ पे ए का जो बिल है, टोटल फिगर ले लेती हूँ मैं बिल की। इसके पास कितने का बिल था? 25,000 का टोटल, 10,000 और 15,000 बराबर। ये 25,000 3 में बांटना है, हाँ मतलब 8,000 नहीं, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ बराबर। बराबर है ना, 8,333, लेकिन फिर उधर हमारा 7 8 और 500। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। सो ये आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इतना ए को बी को मतलब ग्रॉसली इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले। ठीक है, ये सबको समझ रहा है क्या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? Yes, ma'am. यस, ओके। अब दूसरा देखो, बी के पास कितने बिल्स है? बी के पास कौन से बिल आए हैं? बी को ए ने दिया है 20,000 का बिल, मतलब 25,000 ही है उसके पास भी बिल इन द फेवर ऑफ बी। हाँ, तो बी को हम जितने बिल देंगे उतना बी डिस्काउंट करने वाला है। तो बी के पास भी टोटल 25,000 के ही बिल है, ए ने 20 का दिया हुआ है और सी ने 5 का दिया हुआ है, तो ये भी डिवाइड बाय 3। मैम से एक पूछना था अभी, हाँ, लेकिन वो जो रेशियो था वो इक्वली है ना, जैसे दोनों एक 20 का तो एक 5 का, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम ऐसे डायरेक्टली डिवाइड करें तीन में? नहीं ना, क्योंकि हर एक बिल जो डिस्काउंट होने वाला है आयुष, वो तीनों में इक्वली बांटना है। हाँ राइट। तो नहीं नहीं अल्टीमेटली ए के पास पैसे कितने आएंगे? ए के पास तो 25,000 पैसे आएंगे, तो वो तीनों में इक्वली बटेंगे। मैम, लेकिन जब सी इंसॉल्वेंट होगा तब थोड़ा सा गड़बड़ ना होगा, क्योंकि हमको फिर उस वक्त देखना पड़ेगा ना हमको कितने का बिल पे करना है उसके अगेंस्ट, हमारा कितना एक्सेस पे हो रहा है। नहीं, एक से नहीं, हम नेट बेसिस पे ही करेंगे ना आयुष। नेट बेसिस पे सी से जो भी आना होगा वो हमें नहीं आएगा। देखते हैं ना, करके प्लॉट तो करके देखते हैं। हाँ तो ये हो गया, मतलब ये भी 833 833 ऐसे बटने वाला है। ना अपना एक्सेल वापस। हाँ, इधर तक समझा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. अभी सी के पास कितना बिल आने वाला है? सी के पास टोटल बिल है 30,000 का, 30,000, हाँ, डिवाइडेड बाय 3। एक का फिगर बराबर अच्छे दिखा देगा। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है। सो टेक्निकली ए वॉज सपोज टू गिव टू बी, मैं आउटर कॉलम मतलब जो फिगर्स देने हैं ना वो मैं निगेटिव मार्क करती हूँ, ठीक है। सो ए को बी को कितना देना है? अभी हम इसको थोड़ा नॉक ऑफ करना पड़ेगा ना हमें, एक मिनट। देखो, ए को मैम ये बी को देना है देखो 8,333 और सी को देना है 8,333, ठीक है। हाँ बी को ए को देना है 8,333 और सी को देना है, मैं करूंगी और एक टेबल, जो सिर्फ पैसे देने हैं ना वो मैं निगेटिव में मार्क कर रही हूँ। और सी को ए को देना है 10,000 और किसको देने का कर रहे हो? तो फिर मैं सारे ऐसे कर रही हूँ, ये जो ए बंदा है ना, ए हाँ को बी को देने हैं 8,333 एंड 8,333, तो नेगेटिव फिगर मार्क किया है मैंने वो। अच्छा वैसे हाँ हाँ, बी को ए को देना है और सी को देना है, इसके लिए निगेटिव फिगर। और सी को ए को देना है और बी को देना है, तो दैट इज निगेटिव फिगर। आर वी क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. यस। अब हम शांति से सोचते हैं कि फाइनली किसको कितना आएगा मैं ना। फिर आईटी हाँ, एट बी को देने का 8,003 जो भी है, और बी को ए को देना 8,000, तो वो हम फिर नॉकआउट हो हाँ तो होगा ना, लेकिन आयुष हम करेंगे ना वो आगे, वही तो निकाल रहे हैं हम मैम। हाँ कि फाइनली क्या करना है। इसलिए तो हमने ये प्लॉट किया था कि हमें पता चले कि फाइनली नेट फिगर क्या आएगा सेटलमेंट का। हाँ ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? अभी अगर तुम ए का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, अभी यहाँ पे देखो, तो अगर मैं एक एक चीज प्लॉट करती हूँ, एक सेकेंड ना। अब लेट से
ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेट फिगर्स प्लॉट करते हैं अभी, बी और सी आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, ए को बी को देना था 8333, ओके, और बी से आना भी कितना है 8333, हाँ तो ए और बी का हिसाब नॉक ऑफ हो गया क्या, हाँ 0 हो गया। अरे एक सेकंड, दोनों में 0 हो गया। अभी एक एक का सोचो, दो पार्टी का सोचो, ए को बी को देना है 8333 और बी को ए को देना है 8333, तो नॉक ऑफ हो गया, करेक्ट। समझ रहा है क्या सबको? यस। अब ए और सी का देखो क्या है, ए बोल रहा है मुझे सी को देना है 8333, ओके, और सी को ए को कितना देना है 10,000। सो कैन वी से कि नेट हम सी से 2000 ले लेंगे। हाँ मतलब नेट ऐसे राउंड फिगर है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। सो दैट इज दिस माइनस दिस, दैट इज 1667.7। ये रिसीवेबल है, Yes, यस। अब हम प्लॉट करते हैं बी के लिए, अब ये रिसीवेबल है, ये वर्किंग नोट ना थोड़ा बेटर कर सकते हैं हम। हाँ उसको थोड़ा ऐसा अच्छा फाइन ट्यून करेंगे, अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रही हूँ समझने के लिए। ओके, अब बी और ए, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए और सी का स्टोरी लिखते हैं। टेक्निकली अभी बी और ए का हिसाब तो खत्म ही हो गया है, कर लिया है हमने वो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ किसका हिसाब देखना चाहिए कि बी और सी का हिसाब क्या है। हाँ तो बी और सी का हिसाब क्या है, बी को सी को देने हैं अगेन, ये सेम ही होने वाला है, हाँ, दिस प्लस दिस। सो मतलब बी को रिसीवेबल है सी से, और अब वापस सी का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि सी का पार्ट क्या है। हाँ तो अगर चाहिए तो मैं इधर सिर्फ लिख देती हूँ कि सी को, ए को और बी को पेएबल दिखाने हैं। ओके, ये 1667 पेएबल है। इसके साइंस हटा देती हूँ मैं बाद में। सो ये पेएबल है। हाँ एक मिनट है, जो पेएबल है वो नेगेटिव दिखाती हूँ और जो रिसीवेबल है वो पॉजिटिव दिखाती हूँ। ये नेट फाइनल पोजीशन है, करेक्ट। yes, ma'am. यस, ओके। अब हम सोचते हैं कि इसका क्या होगा और कैसे एंट्री होगी। एक मिनट, हाँ, हमें सिर्फ ए के बुक्स में अकाउंटिंग करना है। सो लॉजिकली ए के बुक्स में बी का अकाउंट तो नॉक ऑफ हो जाना चाहिए। हम ए से, ए अगर अपना सब बिल ऑनर कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ए को सिर्फ सी से रिसीवेबल है। एक सेकेंड ना, मुझे सिर्फ सोचने दो कि इसका अकाउंटिंग करके ये मैनेज कैसे होगा इक्वली। और मैम इवन बी के साथ ओके, सो पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर में हम कौन से टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। या ये इसका मतलब क्या होता है, ये कौन से टाइप के ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सो सी बेसिकली अभी देखो, सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ओके, एंड मैंने एक नया चिप्स का ब्रांड स्टार्ट किया है। सो इट्स ऑल टुगेदर न्यू ब्रांड। अभी अभी तक लाइक फेमस ब्रांड्स ऑलरेडी है, जैसे लेज है, बिंगो है, वैसे मैंने एक खुद का चालू किया है, ओके, उसका नाम ही चिप्स है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ए एट चिप्स। हाँ अभी क्या हो गया, सपोज लेट्स से गरिमा का एक शॉप है,
ग्रोसरी स्टोर है सपोज। अब मैं गरिमा के पास गई और मैंने गरिमा को क्या बोला कि मेरे ये चिप्स है, तुम अपने स्टोर में, ओके वो चिप्स का रैक होता है ना, वहां पे ये मेरे चिप्स रखो बेचने के लिए। तो गरिमा क्या सोचती है कि अरे ये चिप्स का कोई ब्रांड ही नहीं है, मतलब अभी तक कुछ फेमस वगैरह नहीं है, मैं ये खुद चिप्स खरीदूं, मैं इसमें पैसे लगाऊं और मैं यहाँ पे ये रैक में वो चिप्स रखूं, इसके साथ मेरे पास कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी रहेंगे जैसे सपोज लेज एंड वॉट एवर बिंगो वगैरह। सो प्रोबेबिलिटी है कि जब कोई कस्टमर आएगा, लेट्स से कैरन, सो प्रोबेबिलिटी ये है कि कैरन कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट उठाए, करेक्ट। तो वो सोचती है कि यार मुझे क्या मिलेगा, मेरे पैसे खाली फुकट ये चिप्स को खरीदने में इन्वेस्टेड हो जाएंगे, वो मैं रखूंगी, एंड इफ नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट दैट मच मनी हियर, करेक्ट। समझ रहे हैं आप लोगों को? सो उस केस में अगर हर शॉपकीपर ऐसे ही सोचेगा तो मेरे चिप्स खरीदेगा कौन? तो मैं तो मैन्युफैक्चर करके रख दूं, मैं शॉपकीपर्स के पास जाऊं, मैं उन्हें चिप्स बेचूं और वो बोल रहे हैं कि हम चिप्स खरीद के क्या करें, हमारा पैसा इनमें इन्वेस्टेड रहेगा, एंड इफ द कस्टमर डज नॉट बाय इट देन ये चिप्स वेस्ट हो जाएंगे, हमने लगाया हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा, हमें तो कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। तो मैं सोचती हूँ यार ऐसे तो कोई मेरा माल ही नहीं खरीद रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, मैंने गरिमा को एक ऑफर दिया। मैं गरिमा को मैंने क्या बोला कि देखो तुम्हें चाहिए तो तुम ये प्रोडक्ट्स रखो, ठीक है, तुम्हारे रैक में, मुझे अभी पैसे भी मत दो, डू नॉट बाय दिस पैकेट ऑफ चिप्स, कीप देम एंड आफ्टर 15 डेज 20 डेज उन्हें रखो, रिस्पॉन्स देखो, अगर कस्टमर खरीद रहे हैं या जो जो चीज़ें कस्टमर खरीद के लेके जाएंगे, ओके वो तुमने बाय कर ली ऐसे मैं अज्यूम करूंगी, और उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करो कि और तुम्हें कितने चिप्स के पैकेट्स खरीदने हैं। सो हियर आई एम नॉट सेलिंग हर द गुड्स, आई एम सेंडिंग हर गुड्स प्राइमरी, तो मैं उसे पहले सेंड कर रही हूँ एंड मैं उसे टाइम पीरियड दे रही हूँ 10 to 15 डेज का, एंड मैं उसे बोलती हूँ कि तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे उधर रखो, तुम कस्टमर का रिस्पॉन्स देखो, उस पर डिसाइड करके मुझे बताओ तुम्हें ये गुड्स खरीदने हैं या नहीं, या तुम 15 दिन रखो, जो प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे वो तुमने खरीद लिए ऐसे हम अज्यूम कर लेंगे, बाकी के तुम डिसाइड कर लेना कि बाकी के तुमको रखने हैं या तुम्हें रिटर्न करने हैं। So this is called as, this type of transaction is called as sale of goods on approval or return basis, कि तुम किसी को पहले गुड्स दे देते हो डिलीवरी एंड यू give them time of let's say 10 days 15 days to decide कि whether they want to buy goods or not, and after probably this period of 10 or 15 days they will either tell you, so दो चीजें होगी, या तो they will tell you explicitly or they will do something which indicates that they have purchased the goods। मतलब हम उन्हें टाइम दे रहे हैं लेट्स से 15 डेज का, तो ये 15 डेज में क्या होगा, या तो वो बंदा तुम्हें डायरेक्टली बोल देगा एक्सप्लिसिटली कि हाँ मैं ये गुड्स खरीद रहा हूँ, या वो कुछ ऐसी चीजें या हरकतें करेगा जिसके वजह से तुम्हें समझ जाएगा कि उसने गुड्स खरीद लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गरिमा कुछ पैकेट्स बेच देती है उसके स्टोर में, तो द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग दोज पैकेट्स इंडिकेट्स कि उसने वो गुड्स खरीद लिए हैं, करेक्ट, क्योंकि उसके बिना तो वो बेच ही नहीं पाएगी। सो जैसे वो गुड्स सेल हो गए इट विल बी अज्यूम दैट शी हैज परचेज दोज गुड्स मुझसे। या फॉर एग्जाम्पल जब सामने वाला इंसान आपसे गुड्स खरीद लेता है और मतलब ले लेता है आपसे गुड्स और वो उसे यूज करना चालू कर देता है, तो यूज करना चालू कर देता है तो ये भी एक इंडिकेटर होता है कि उसने गुड्स खरीद लिए। तो या तो वो ये 15 दिन के अंदर आपको क्लियरली बता देगा कि ये गुड्स मैंने खरीद लिए हैं, या वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसने गुड्स खरीद लिए। सो विद इन दिस 15 डेज ईदर द गुड्स विल बी सोल्ड, या फिर वो आपको गुड्स रिटर्न कर देगा, या आपको समझ जाएगा कि ये गुड्स एक्सप्लिसिटली उसने 15 दिन के अंदर आपको लौटा दिए कि नहीं मुझे भाई नहीं चाहिए ये गुड्स, तो उसने रिटर्न कर दिए। या फिर आपने बोला था कि आपके पास 15 दिन का टाइम है, ओके, तो आप बोल रहे हो कि 15 दिन के अंदर अंदर या तो आप हमें गुड्स रिटर्न कर दो, तो अगर वो 15 दिन के अंदर रिटर्न कर देते हैं तो हमें समझ गया कि ये गुड्स कुछ बेचे नहीं गए, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द गुड्स।
हम उसे बोल सकते हैं कि वी हैव टाइम ऑफ 15, वी हैव गिवन यू टाइम ऑफ 15 डेज गरिमा, सो अगर आप मुझे 15 डेज में ये गुड्स नहीं रिटर्न करते हो तो 15th डे के एंड पे इट विल बी अज्यूम दैट दे आर सोल्ड। ठीक है। हाँ, विच इज फाइन, बट अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा है कि सेल हुआ है कि नहीं हुआ है। सेल कब होगा? क्योंकि जब मैं गरिमा को गुड्स देती हूँ तभी सेल नहीं होता है। वी आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर थिंकिंग फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं गरिमा को गुड्स भेजती हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज क्या हो रही है, मैं गरिमा को मेरे गुड्स दे रही हूँ, मैं पैकेट्स दे रही हूँ, लेकिन ये सेल नहीं हुआ है। उसके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर, अब ये 15 डेज में क्या हो सकता है, गरिमा गुड्स रिटर्न कर देगी। अगर गरिमा ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो मतलब शी हैज नॉट परचेज्ड दोज गुड्स। या ये 15 दिन के अंदर गरिमा खुद होके बोल देगी कि मैंने गुड्स खरीद लिए हैं, या गरिमा ऐसी कुछ चीज कर देगी जिससे पता चल जाएगा कि गरिमा ने वो गुड्स खरीद लिए, जैसे वो चीज यूज करना चालू कर दे या वो चीज को बेच दे। या फिर 15th डे के एंड पे जब गरिमा कुछ भी नहीं बताती है, देन ऑल्सो इट कैन बी अज्यूम्ड द गुड्स आर सोल्ड, क्योंकि हमने उसे मैक्सिमम 15 डेज का टाइम दिया था। So she tells you or she does something which indicates she has purchased the goods. So either she will explicitly tell you, और she will start using the goods, और she sells of the goods, इससे समझ जाएगा। या फिर that time limit expires, 15 दिन का समय खत्म हो गया। इस 3 सिचुएशन में गुड्स बेचेगा ये समझ में आएगा, और अगर उसने गुड्स रिटर्न कर दिए तो गुड्स रिटर्न हो गए ऐसे समझ में आ जाएगा। So this type of a transaction is called as sale of goods on approval or return basis, कि पहले आप गुड्स भेजते हो, आप उन्हें 15 दिन का टाइम देते हो ये बताने के लिए कि वो गुड्स खरीद रहे हैं या नहीं। ये 15 दिन में या तो गुड्स खरीदे जाएंगे या तो गुड्स रिटर्न हो जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा गुड्स रिटर्न हो गए हैं? वो आपको बोल देंगे कि हमें आपके गुड्स नहीं चाहिए, वो गुड्स को रिटर्न कर देंगे, तो गुड्स रिटर्न हो जाएंगे। वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए ये गुड्स, आपको कैसे समझेगा? वो खुद होके बोल लेंगे कि उन्होंने गुड्स एक्सेप्ट कर दिया है, या वो हरकतें ऐसी करेंगे कि आपको समझ गया कि उन्होंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, जैसे वो चीज को यूज कर लेना या चीज को बेच देना। या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, उसके एंड में भी अगर वो गुड्स भेजने को आपको तैयार नहीं है तो इट विल बी अगेन अज्यूम कि गुड्स आर सोल्ड। सो दिस एंटायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस यस यस, बिल्कुल कर सकते हो आप। अभी मैंने गरिमा को अगर 100 पैकेट्स ऑफ या चलो 100 नहीं, 50 पैकेट्स ऑफ चिप्स सेंड किए, अब क्या हो गया, ये 50 पैकेट्स जो मैंने उसे भेजे हैं उसमें से वो 15 दिन में 15 पैकेट सेल हो गए। 15 पैकेट बिक गए, मतलब बाय डिफॉल्ट गरिमा ने 15 पैकेट खरीद लिए। गरिमा ने हमें बोला कि अच्छा 15 पैकेट बिक गए ना, और 10 पैकेट अपन लेके देखते हैं। 10 पैकेट्स उसने हमें बोला कि वो बाय करेगी, रखेगी। ओके, और बचे हुए जो 15 पैकेट्स है, सॉरी बचे हुए जो 25 पैकेट्स है वो गरिमा ने हमें रिटर्न कर दिए। तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि गरिमा कैन परचेज पार्शियल गुड्स एंड गरिमा कैन रिटर्न द पार्शियल गुड्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस। सो जब भी आप किसी को गुड्स सेंड करते हो एंड यू गिव देम टाइम पीरियड टू ईदर एक्सेप्ट द गुड्स और रिटर्न द गुड्स, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। करेक्ट। एंड नाउ क्या, सॉरी सॉरी जोर से बोलना आयुष। करेक्ट। जब आप पहली बार, मैं जब गरिमा को वो पैकेट्स दूंगी तो फिजिकल गुड्स उसके पास जाएंगे, सो पोजीशन ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मी टू गरिमा, बट द ओनरशिप विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, बिकॉज वो 15 दिन में वो ओनरशिप मेरे पास ही है। जब तक गरिमा डज नॉट टेल मी कि ये गुड्स मैंने खरीद लिए हैं, जब तक शी डज नॉट गिव हर अप्रूवल, तब तक वो गुड्स मेरे ओनरशिप में रहते हैं। Only at the time she says that I accept the goods, the ownership or the property in the goods will be transferred from me to her. Are we clear?
यस, ओके, ये इसमें से तुम्हें कुछ लिखना है तो लिख लो, ये एग्जाम्पल लिखना है तो लिखो, कैसे भी कुछ भी लिखना है तो लिख लो। रुको मैं तुम्हें लिखवा के दे दूं क्या नोटबुक में, मैं ही? हाँ, तो मतलब नोट्स बन जाएंगे ना। एक सेकेंड ना। ये एक रेफरेंस है जो तुम्हें काम में आएगा। सो लिखो, see, at times a business organization delivers the goods to another party, कुछ कोई भी हो सकता है वो अनदर पार्टी, और टू कस्टमर तो मैं अच्छे लैंग्वेज में समझे ऐसे मैं ड्राफ्ट करती हूँ। क्या क्या लिखा है एक बार पढ़ो ना वापस। हाँ, at times a business organization delivers a goods to a customer under the condition that the customer can decide whether he wants to keep the goods or he wants to return the goods within a decided or stipulated or specified period। नहीं, अकाउंटिंग पे तो हम अभी तक गए ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग पे हमें पता ही नहीं कि एंट्री क्या है क्या नहीं। ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट नहीं हुआ है, ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट बिजनेस लॉजिक से जनरेट हुआ है। ओके, अकाउंटिंग करने के लिए ऐसे अरेंजमेंट में हम एंटर नहीं करते हैं। कोई हमारे गुड्स में डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट करने वाला होगा और खरीदने वाला होगा डायरेक्टली, तो हम तो बेचेंगे ही ना। ये तो कस्टमर श्योर नहीं है कि उसे खरीदना है कि नहीं, और फिर अगर वो श्योर नहीं है तो हमारा सेल कैसे होगा? इसके लिए हमारा बिजनेस लॉजिक से ये सेल हो, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने उसे गुड्स दिए और बोला कि भाई तू रख 15 दिन के लिए, और उसके बाद डिसाइड कर कि तुझे ये रिटर्न करना है या एक्सेप्ट करना है। दिस इज प्योरली आउट ऑफ द बिजनेस सेंस ऑफ सेलिंग द गुड्स। ठीक है, होगी ना परफेक्टली, वो भी इसमें ही आती है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, तुम्हें ये समझेगा इन केस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन, लाइक अगर तुमने मिंत्रा से कुछ खरीदा है या फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा है। अभी ये मिंत्रा वगैरह के केस में कैसे होता है कि मैं कोई कपड़े ऑर्डर कर लेती हूँ, ठीक है, नाउ इफ यू सी दैट इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन ऑफ रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। क्योंकि आप क्या करते हो, लाइक क्लोथ्स फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मिंत्रा आई लाइक क्लोथ्स, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिए। टेक्निकली माई प्राइमरी पर्पज इज कि अगर वो मुझे ऐसा बोलते थे कि तुम ये ऑनलाइन, if you enter into a sale transaction the goods will be sold and you cannot return them, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम डायरेक्टली परचेज करोगे क्या? हाँ, see I am here paying for it, see slight variation है सिर्फ कि I am paying for it but I have the right to take that refund, no? हाँ, मैं उसे पे कर रही हूँ और वो मैं गुड्स खरीद रही हूँ एट द ओरिजिनल प्राइस, बट सी उधर भी एक स्टिप्यूलेटेड पीरियड होता है मिंत्रा के वेबसाइट पे, सपोज 15 डेज। मैं वो 15 डेज के अंडर वो कपड़ा आया, वो लूज हो गया, मुझे जैसे लगा फोटो में भारी दिख रहा था वैसे नहीं है, आई स्टिल हैव द राइट कि मैं वो 15 डेज में रिटर्न कर सकती हूँ और मुझे मेरे पैसे मिल सकते हैं।
करेक्ट. तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेंडिंग द गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. और उसमें भी क्या होगा, तीन चीजें होगी. अगर मैं वो 15 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न नहीं करती हूँ तो ये माना जाएगा कि मैंने खरीद लिया. करेक्ट. दूसरा, या तो फिर मैं उसे यूज करना चालू कर दूंगी. जैसे मैंने उसे यूज करना चालू कर दिया, इसका मतलब भी वापस यही हो गया कि मैंने खरीद लिया. सो इट इज सेम ओनली. हाँ. अरे मुझे प्लीज पहले बता दिया करो ना, कुछ कहीं तो इंडिकेटर दिया करो. मुझे वही चीज वापस रिपीट करनी पड़ती है. मैंने सिर्फ इतना बताया. अरे भाई तू व्हाट्सएप पे डाल दे, कुछ तो बोल, कहीं तो बता. मोबाइल नेटवर्क तो चालू होगा ना. ठीक है चलो, मेरा मुद्दा यही है यहाँ पे कंसेप्ट में कि आयुष बोल रहा था कि क्या मैम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो होते हैं जहाँ पे तुम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से गुड्स खरीदते हो, तो क्या वो भी यहाँ इसी अरेंजमेंट के अंदर आते हैं? देन द आंसर इज यस. बिकॉज वहां पे भी जब तुम गुड्स खरीदते हो, तुम्हारे पास पूरा ऑप्शन है कि तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो तुम 15 दिन के अंदर रिटर्न कर दो, या वॉट एवर इज द स्टिप्यूलेटेड पीरियड. So that arrangement is also sale of goods on approval or return basis, and it is done with the business sense and not from the accounting sense. हाँ. नहीं, ऐसे कभी बोलता ही नहीं. कैसे हमने वो खरीद, मतलब नहीं बोल सकता ना. इज इट लॉजिकल? तू ही मुझे बता, इज इट लॉजिकल कल होके मैं कपड़े खरीदूं, मैंने एक जीन्स खरीदी, ठीक है, और अभी अमेजोन बोल रहा है कि यू केप्ट इट फॉर 5 days एंड देन इफ यू रिटर्न आफ्टर 5 days देन यू हैव टू पे सम मनी फॉर दैट 5 days. ठीक है. हु विल डू दैट? नोबडी विल डू दैट. आजकल मिंत्रा और इन लोगों ने, कुछ कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनको इसका कॉस्ट बहुत हाई जा रहा है, बिकॉज लोग फटाफट ऑर्डर करते हैं. यस, रिटर्न रेट बहुत होता है, इसके लिए दे आर ट्राइंग टू बिल्ड सम अनदर मैकेनिज्म, जहां पे उन्होंने क्या किया है ना, कि अगर कोई कस्टमर है और अगर वो कस्टमर बहुत बार गुड्स मंगाता है और रिटर्न करवाता है, तो ये कस्टमर वाइज थ्रू देयर डेटा एनालिटिक्स, वो ये कस्टमर का उनके पास रिपोर्ट होता है ना, हर एक कस्टमर का, कि वो कितना ऑन एन एवरेज रिटर्न करता है. ऑन दैट बेसिस वो अभी कुछ कुछ कस्टमर्स को हर ऑर्डर पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करने लगे हैं. सो बिकॉज इफ यू, एक ही मिनट, हाँ मुझे प्लीज कंप्लीट तो कर लेने दो. सो इफ यू आर अ कस्टमर जो ऐसे करता है कि यू ऑर्डर क्वाइट अ लॉट एंड यू रिटर्न ऑल्सो क्वाइट अ लॉट, तो इस केस में दिस इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मिंत्रा और दिस ऑनलाइन वेबसाइट्स. सो इफ योर ट्रैक रिकॉर्ड इज सच दैट योर रिटर्न इज मोर देन एवरेज, उनका कुछ एवरेज डिसाइडेड है, देन दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा अमाउंट. yes yes it will still be no, because भले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे पे करूँ, बट एज अ कस्टमर मुझ पे ये लायबिलिटी नहीं है कि जब मैं गुड्स की डिलीवरी लेती हूँ मुझे वो एक्सेप्ट ही करना है. नहीं नहीं, एक्स्ट्रा पे किया हुआ वापस नहीं मिलेगा शायद से. वो नहीं ना, वो पेनल्टी अमाउंट टाइप होगा ना कुछ, तो वो नहीं तुम्हें वापस से मिलेगा. लेकिन जो जब जब वो ऑनलाइन वेबसाइट तुम्हें कंपनी डिलीवर कर, मतलब कपड़े डिलीवर करती है, तो वो उनका सेल नहीं होता है. that penalty amount is different income. अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस देखने पड़ेंगे. इसके लिए ना IFRS 15 भी है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन करके, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट कॉमन सेंस है कि अगर ये पेनल्टी अमाउंट मिंत्रा तुम्हें या फिर ये जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है, इफ दे आर नॉन रिफंडेबल, तो इन दैट केस दैट अमाउंट दे कैन इमीडिएटली रिकॉर्ड एज इनकम, क्योंकि वो इनकम हो गया है उनका, उनको थोड़ी रिफंड करना है. बट यू स्टिल हैव द राइट दैट वॉट एवर गुड्स यू रिसीव तुम रिटर्न कर सकते हो. तो वो गुड्स से रिलेटेड उनकी इनकम नहीं है डायरेक्टली. किसी को अभी कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछो ये अरेंजमेंट से रिलेटेड. वही तो ना, वो डिपेंड करेगा ना कि वो बायर से मतलब
वो जिससे वो शर्ट खरीदता है उसके साथ उसका अरेंजमेंट क्या है। अगर वो सामने वाले को बोलता है कि मैं तुमसे 12 शर्ट ले लूंगा, डायरेक्ट परचेज कर रहा हूँ, तो वो नहीं रिटर्न कर पाएगा ना, क्योंकि उसने सामने वाले को गुड्स खरीदते वक्त ही ये बोला है कि मैं तुमसे ये बाय कर रहा हूँ। अगर वो सामने वाले के साथ ये अरेंजमेंट कर ले कि मैं तुमसे 12 शर्ट लूंगा और एक 15 दिन बाद 20 दिन बाद अगर कुछ नहीं बिके तो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, अगर उनका वैसा अरेंजमेंट है तो वो सेल और अप्रूवल हो जाएगा। अगर वो सामने वाले से डायरेक्टली सामने वाले को बोल रहा है कि मैं तुमसे गुड्स खरीद रहा हूँ, तो वो बाय ही कर रहा है ना। नहीं, वो टोटली डिपेंड, मतलब वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो टोटली डिपेंड करेगा कि उसने सामने वाले के साथ क्या अरेंजमेंट किया है। क्लियर है क्या सबको? यस, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एट टाइम्स अ बिजनेस कैन सेंड द गुड्स टू देयर कस्टमर्स एंड दे कैन गिव देम अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड देन से कि ये इतने टाइम में इधर यू एक्सेप्ट द गुड्स और यू रिटर्न द गुड्स। ओके, दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज, these type of transactions are called as, हाँ लिखो लिखो। नहीं, sale of goods on approval or return basis। हाँ, अब हम नीचे लिखेंगे when goods are delivered under such arrangement, uh, it will be assumed that the goods are sold, और एक सेकेंड, it will be assumed मत लिखो, the sales will be confirmed when, हाँ रुको, so when the goods are delivered under such an arrangement the sales will be confirmed, confirmed sales कब finalize होगा, the sales will be confirmed when either of the following things happen, जब इनमें से कोई भी एक चीज हो गई तो सेल कंफर्म हो जाएगा। वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द बायर गिव्स हिज एक्सेप्टेंस टू द सेलर, वो खुद ही बोल देता है मैंने खरीद लिए गुड्स, so the buyer gives his acceptance to the seller। Second, he does some act which implies that he has purchased the goods। ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल स्टार्ट्स यूजिंग द गुड्स, या फिर ब्रैकेट में सेल्स द गुड्स। हाँ, गरिमा ने चिप्स के खुद ही बोला कि मैं ही टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है, तो गरिमा ने अगर खा लिए चिप्स तो उसने खरीद लिए ना, अगर तुझे नहीं चाहिए तो तुझे रिटर्न करने चाहिए थे। या सेल्स द गुड्स। एंड लास्ट वाला पॉइंट, हाँ, डज नॉट रिटर्न और एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट्स द गुड्स
within the specified time limit. Explicitly rejects the goods within specified time. हमने उसको टाइम दिया था, वो टाइम के अंदर ना तो उसने रिटर्न किए गुड्स, ना हमें बताया कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए। तो अभी उतना टाइम खत्म होने के बाद भी तुम अगर गुड्स रख ले हो, मैंने गरिमा को 15 दिन का टाइम दिया, ठीक है, 25 दिन हो गए, 25 दिन के अंदर ना तो उसने मेरे चिप्स के पैकेट वापस भेजे, ना वो मुझे बोल रही है कि मैंने गुड्स रिजेक्ट किए, मुझे नहीं चाहिए, आप लेके जाओ। तो फिर मैं अज्यूम ही करूंगी ना, मतलब उसने रख लिए। हाँ, तो 2 महीने बाद नहीं बोल सकते हो तुम ऐसे। जब वो कोई सामने वाला ये क्या, ऐसे कैसे, मैंने थोड़ी तुमको कुछ पैसे दिए हैं। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो सी, अभी उस केस में मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा, तुम लॉजिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैं 15वें दिन पे वैसे भी तुम्हें फोन करूंगी, अभी देखो मुझे भी बेचना है मेरा माल, मेरा पैसा लगा हुआ है। अगर तुम 15 दिन खत्म हो गए, तुम्हारे साइड से कुछ आया नहीं, तो लॉजिकली तुम सोचो बिजनेस दिमाग से, 20 दिन हो गए, मैं 20वें दिन पे तो तुम्हें फोन करूंगी और बोलूंगी कि मैडम क्या हुआ वो गुड्स का, आप खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो। ठीक है। अब अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि नहीं, लॉजिकली यही होगा ना, फिर तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं बिक रहे, तो मैं पैकेट्स लेके चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चलेगा ना, मतलब मैं क्या बोलूंगी, फिर मैं तुम्हारी दुकान पे आऊंगी, फिर हम झगड़ा करेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं ना, ऐसे नहीं होता है, देखो कोई भी बिजनेस को राड़ा क्यों चाहिए ना। अभी तुम लॉजिकली अगर ये सोचोगे, मैं वही सोच बोल रही हूँ कि तुम लॉजिकली सोचो कि बिजनेस में क्या होगा, मैं तुम्हारे शॉप पे आऊंगी और मैं तुम्हें क्या बोलूंगी कि गरिमा तुमको नहीं चाहिए तो मैं मेरे चिप्स के पैकेट लेके जाऊंगी। तुम क्या बोलोगे, नहीं 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 चिप्स के पैकेट रखो इधर और मैं पैसे भी नहीं दूंगी। अब ये कौन सा बिजनेसमैन बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा ना, लेकिन ऐसा लॉजिकली, लॉजिकली गरिमा बोलेगी या तो मैं चिप्स रख रही हूँ और तुम्हें पैसे देती हूँ। हाँ तो ये बिजनेस रिस्क हो जाता है, वो मुझ पे डिसाइडेड, एक ही मिनट, हाँ, अब ये मुझ पे डिसाइड हो जाएगा गरिमा कि मुझे ये रिस्क लेना है कि नहीं। तुम बोलोगे कि मैं गुड्स एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं बोलूंगी चलो मेरे गुड्स बिक गए, फिर मैं बोलूंगी पैसे दो, तो तुम बोलोगे थोड़े दिन बाद आओ। ठीक है, फिर मैं तुमसे अभी, ये क्रेडिट सेल हो गया। फिर अभी तुम्हें उधारी देनी है कि नहीं और कितनी देनी है, वो मेरा बिजनेस डिसीजन है। अब ये बिजनेस डिसीजन में रिस्क भी हो सकता है, या तो तुम सच में मुझे 2 महीने बाद पैसा दे दो बहुत तंगा तंगा के, या तो तुम मुझे पैसा ही ना दो। अगर तुमने मुझे पैसा दिया ही नहीं, ओके, मैं 100 बार तुम्हारी दुकान पे आऊंगी, झगड़ा हो गया, राड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तुम मुझे पैसे ही नहीं दे रहे हो, द लास्ट ऑप्शन विच मेरे पास रहेगा, ये बिजनेस रिस्क था, ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे बैड डेट्स करना पड़ेगा और जीवन में आगे मैं तुम्हारे साथ कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं करूंगी। और अभी देखो बिजनेस में थोड़ा रिस्क तो होता ही है, सबको नुकसान होता है, तो वो रिस्क लेना कि नहीं वो मेरा चॉइस होगा फिर। नहीं, मैं कोर्ट में भी जा सकती हूँ बिकॉज बाकायदा मेरे गुड्स है तुम्हारे पास। बट तुम मुझे बताओ उतने से गुड्स के अमाउंट के लिए, अगर जिनके अमाउंट प्रोबेबली 1000 वगैरह होंगी मैक्सिमम, तो उस केस में मतलब डिपेंड करेगा कि अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है। अगर अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व है देन आई माइट डिसाइड कि कोर्ट में जाओ और झगड़ा करो, अमाउंट ज्यादा ही नहीं है तो क्यों करे। हम्म। हाँ टाइम लग सकता है, अभी थोड़ा बिजनेस में लॉस हो सकता है। इसे बोलते हैं ना, अक्कल अक्कल मिलने के पैसे घला है अभी, ऐसे। वही ना, थोड़ा बिजनेस रिस्क लेके चलना ही पड़ता है। और यूजुअली देखो गरिमा, बिजनेस लॉजिक से अगर हम सोचते हैं, तो तुम्हें सच में वो चिप्स बेच के अगर फायदा होने वाला है तो ही तुम बोलोगे कि तुम्हें चिप्स रखना है। आज किसको कटकट अच्छी लगती है,
तुम्हें अगर वो चिप्स बेच के कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, तो तुम बोलोगे अरे मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना चिप्स बेच के, तो मैं तुमसे खरीद लेती हूँ 10 रुपए में, 15 रुपए में बेचती हूँ, 5 रुपए का प्रॉफिट मेरे पास तो आएगा। तुम अननेसेसरी झगड़ा करोगे मुझसे, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम वो चिप्स रो धो के बोलोगे नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं देती हूँ, मैं चिप्स भी रख लेती हूँ। इससे क्या होगा, वो चिप्स बिक के भी तुम्हें थोड़ा ही फायदा होगा, लेकिन तुम जिंदगी भर का रिलेशन खराब कर रहे हो। आगे जाके प्रोबेबली नोबडी विल एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, तुम्हारा बिजनेस इम्पैक्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म। हाँ, हम बाद में ये आइडियाज देखेंगे, प्लीज अभी फोकस करो। हमारा वो क्वेश्चन में काफी टाइम गया है। सो कंसेप्ट सबको क्लियर है क्या, बताओ मुझे। यस, ओके। अब हम इसके अकाउंटिंग के बारे में डिसाइड करते हैं। पहले ना थोड़ा सा एक नहीं ठीक है, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। सो अभी ऐसे ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग डिपेंड करता है कि ये ट्रांजैक्शंस कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं। सो फर्स्ट, बिफोर डिसाइडिंग कि इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, तुम पहले ये देखो कि ऐसे ट्रांजैक्शंस तुम्हारे बिजनेस में कितने फ्रीक्वेंटली, मतलब कितने रेगुलरली होते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ये ट्रांजैक्शन की क्या है। सो फ्रीक्वेंसी कैजुअल हो सकती है, ओके, या यहाँ पे वो बोलते हैं फ्रीक्वेंटली हो सकता है, या फिर न्यूमरस हो सकता है। राइट। सो मतलब या तो आपके वो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कैजुअली होते हैं, मतलब कभी कभार होते हैं, ओके, या फिर आपके बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली होते हैं। फ्रीक्वेंटली मतलब हाँ उनका अच्छा वॉल्यूम है। या फिर आपके बिजनेस में ऐसे नेचर के ट्रांजैक्शंस न्यूमरस होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है। तो इसके ऊपर से पहले डिसाइड होगा कि आपको अकाउंटिंग कैसे करना है। ओके, तो आप पहले क्या पूछोगे कि आपके बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे होते हैं। सो या तो क्या होंगे वो, यस कभी कभार होते हैं, सो कैजुअली दे हैपन, या फिर फ्रीक्वेंटली होते हैं कि हाँ भाई ऐसे ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, या फिर एक्सटेंसिव अमाउंट पे होते हैं, मतलब न्यूमरस की बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ऐसे ट्रांजैक्शंस का। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैटेगरी 1 में आते हो, 2 में आते हो या 3 में आते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैसे करना है, ठीक है। सो 1, 2 और 3, एक मिनट लिख लो ये इतना, तब तक पेंसिल चार्ज हो जाएगी थोड़ी। सो इतना बेसिकली लिख के हो गया। अभी अभी हम देखते हैं अकाउंटिंग में, एक एक देखते हैं। सो पहला वाला केस, इफ दिस ट्रांजैक्शंस हैपन कैजुअली, कभी कभार आपके बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होता है। सो फर्स्ट, व्हेन गुड्स आर सेंड और डिलीवर्ड, तो ऐसे केसेस में अगर आपके बिजनेस में कभी कभार ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे, तो जब आप ये गुड्स सामने वाले को डिलीवर कर दोगे, दे दोगे अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, तो आप क्या करोगे, क्या होता है सेल की एंट्री मार देते हो आप। सो आप डायरेक्टली एंट्री मारोगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं करती हूँ कोई डाउट नहीं पूछेगा। लेट्स से सपोज 10,000 के गुड्स, क्लियर, गुड्स जैसे भेज दिए,
वैसे आपने सेल की एंट्री मार दी और आपने सामने वाले को 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, या तो एक्सेप्ट करो या तो रिटर्न करो। ठीक है, अब क्या होगा? सेकेंड, सपोज ऐसे हो गया कि वो बंदे ने इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए। सो इफ गुड्स आर रिटर्न, लेट्स से 4000 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए, तो सेल हुआ है क्या ये बताओ? नहीं, अभी तक 15 दिन का टाइम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, विद इन 15 डेज, पहले 4 दिन में ही उसने 4000 का माल बेच दिया। अब टेक्निकली तुमने तो उसे सेल करके रिकॉर्ड कर दिया था, तो तुमने सेल को पहले तो रिवर्स कर देना चाहिए, करेक्ट? तो जो गुड्स रिटर्न आ गए हैं, आप सबसे पहले वो सेल को रिवर्स कर दोगे। सो योर एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट to debtor account, which is 4000. करेक्ट? हाँ, सो ये विद इन 15 डेज क्या हो गया? विद इन 15 डेज तीन चीजें हो गई है। 4000 का माल तो रिटर्न हो गया। मैं तुम्हें डेट भी बता देती हूँ अच्छी तरीके से समझने के लिए। तुमने गुड्स सेंड किए, लेट्स से 22 मार्च को, तुमने उसे दिया है 15 डेज का टाइम। मतलब तुम्हारा टाइम एक्सपायर कब होगा बताओ? कब एक्सपायर होगा? 15 दिन कब खत्म हो गए? 6 अप्रैल को ना। कैलकुलेटर पे देखो, मार्च महीने में 31 डेज होते हैं, उसमें से 22 तो चले गए, मतलब कितने दिन बचे मार्च महीने में? 9 दिन बचे, और 9 प्लस अप्रैल के 6 दिन, मतलब 15 डेज। सो 6 अप्रैल तक टाइम है आपके पास, बायर के पास। सो ये बंदा क्या करता है, ये 25 मार्च को कुछ गुड्स रिटर्न कर देता है। उसके बाद 30 मार्च को तीन हजार के गुड्स जो है वो एक्सप्लिसिटली अप्रूवल दे देता है कि हाँ मुझे गुड्स खरीदने हैं। एंड तुम्हारा जब ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो अभी भी 3000 के गुड्स है जिसका स्टेटस इज नॉट क्लियर्ड। इट इज नॉट क्लियर क्योंकि अभी तक उसके पास 6 अप्रैल तक का टाइम है। तो ये 3000 के गुड्स ना तो उसने रिजेक्ट किए ना उसने अप्रूव किए, 6 अप्रैल तक उसके पास टाइम है, तब स्टेटस समझेगा। सो 22 मार्च को मैंने किसी को तो टोटल 10,000 के गुड्स सेंड किए। जब मैंने गुड्स सेंड किए तो मैंने सेल की एंट्री मार दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। 3 दिन में ही 4000 का माल रिटर्न आ चुका है, तो मैंने उसकी एंट्री रिवर्स कर दी क्योंकि सेल हुआ ही नहीं, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, 30 मार्च को सामने से वो बंदा बोल रहा है कि 3000 के माल मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बाय दोज गुड्स। ठीक है, अब 30 मार्च को तुम क्या एंट्री मारोगे? कुछ एक्स्ट्रा एंट्री मारने की जरूरत ही नहीं है ना उस केस में, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर चुके हैं, राइट? तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे, हम सेल को रिवर्स ही नहीं करेंगे, उसका सेल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। करेक्ट? सो जब गुड्स अप्रूव होंगे मार्च 30 को, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। समझा क्या ये सब लोगों को? यस। अब क्या होगा ना, अब मजा आएगा मार्च 31 को। अब प्लीज फोकस हाई रखो। मार्च 31 को मुद्दा क्या हुआ है, मेरे बुक्स में 10,000 का सेल रिकॉर्ड हुआ है।
ओके, वो 10,000 के सेल में से 4,000 का सेल तो हम रिवर्स कर चुके हैं, सो टेक्निकली 6,000 के गुड्स दिख रहे हैं, सेल दिख रहा है अभी भी। आउट ऑफ दैट 6,000 का सेल, 3,000 का सेल तो हमें वैसे ही रखना है क्योंकि वो एक्चुअली हो चुका है, लेकिन 3,000 के गुड्स है जिनका सेल दिख रहा है। अब 31 मार्च आ गया, 31 मार्च को ईयर एंड होगा, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी। नाउ 31 मार्च को जब ईयर एंड होगा तो वो जो 3,000 के गुड्स है वो सेल करके दिख रहे हैं ईयर एंड पे, मतलब जब तुम्हारा वो साल खत्म होगा तो तुम्हारे अकाउंट्स में वो सेल करके दिखेंगे। अब ये पोजीशन सही है क्या? मुद्दा समझा क्या मैं क्या बोल रही हूँ? सी, टोटल तुम्हारे बुक्स में 10,000 का सेल रिकॉर्ड हुआ है, 10,000 का सेल रिकॉर्ड हो चुका था, उसमें से 4,000 का तो कैंसिल हो गया, तो तुमने 4,000 रिटर्न हो गया, तो स्ट्रेट अवे तुमने वो सेल कैंसिल कर दिया। अभी भी तुम्हारे बुक्स में 6,000 का सेल है, इसमें से 3,000 का सेल तो रखना ही है क्योंकि सामने वाले ने बोला है ना मैंने गुड्स खरीद लिए, तो 3,000 का सेल हुआ ही है। बचा हुआ जो 3,000 है वो सेल करके दिख रहा है, सेल करके रिकॉर्डेड है, लेकिन 31 मार्च को जब तुम्हारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, तुम्हें 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस साल के खत्म करने पड़ेंगे। अब उस साल में 31 मार्च को दिस 3,000 रुपीज इज ऑल्सो लुकिंग, मतलब इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज सेल, ये 3,000 रुपए सेल्स अकाउंट को क्रेडिटेड है, साल खत्म हो रहा है, तुम इसे सेल करके दिखा रहे हो। अब दिखा सकते हो क्या सेल करके, बताओ? करेक्ट, 31 मार्च में तुम ये गुड्स को सेल करके रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो, लेकिन ये सेल हुआ ही नहीं है ना अभी तक। होने वाली इनकम हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते और हमें क्या पता ये होगी कि नहीं होगी। उस बंदे के पास 6 तारीख तक टाइम है ना, अगर उसने बोल दिया 6 तारीख तक कि हाँ भाई मुझे गुड्स खरीदने हैं, तो चलो फिर भी ठीक है कि ये सेल करके ही दिख रहा था, लेकिन उसने गुड्स रिटर्न दे दिए तो आपने पिछले साल अननेसेसरी इनकम ज्यादा दिखा दी जो तुम्हारी हुई ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लॉजिकली व्हाट शुड आई डू? लॉजिकली मैंने एक तो इसको सेल्स में से हटा देना चाहिए क्योंकि पहला मुद्दा ये इस साल का सेल है ही नहीं। ओके, सो 31 मार्च को आई शुड रिवर्स दिस, सेल तो है नहीं, इनकम तो हम दिखा ही नहीं सकते, अक्रूवल को हम हैम्पर कर देंगे, ना इनकम अक्रू ही है हमने ना इनकम कमाई है, और प्रूडेंस बीच में आएगा और प्रूडेंस बोलेगा नेवर अकाउंट फॉर एंटिसिपेटेड इनकम, अकाउंट्स के लॉज हम ब्रेक कर रहे हैं, तो आई विल रिवर्स दिस इमीडिएटली। सेल्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू डेटर्स अकाउंट 3,000। आर वी क्लियर इधर तक? हाँ बताती हूँ मैं ये क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक चीज का अभी भी प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ, अगर मैंने ये गुड्स बेचे नहीं है 3,000 के ये वाले, ठीक है, अपना मुद्दा ये वाले का ही है, ये 3,000 के गुड्स सेल्स में दिख रहे थे, हमने बोला भाई सेल तो है नहीं, तो हमने रिटर्न कर सेल्स को कैंसिल कर दिया कि सेल करके नहीं दिखा सकते। अब देखो एक इशू क्या होता है, अगर ये गुड्स बिके नहीं है तो 31 मार्च को मतलब हमारे हैं बराबर, राइट, तो हमारे स्टॉक में दिखने चाहिए। अब मुद्दा क्या होता है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री रिकॉर्ड करते हो, ये चीजें जब मैं इन्वेंट्री चैप्टर बताऊंगी और फाइनल अकाउंट्स बताऊंगी तब और क्लियर होगा, लेकिन अभी समझो जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मारी, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे मारती हूँ, मैं गिनती हूँ मेरे पास स्टॉक कितना है, मैं बोलती हूँ दिस वन, अच्छा ये इधर पड़ा हुआ है, ये इतना है, ये इतना है, मेरे पास दुकान में इतना स्टॉक है, और मेरे पास जितना भी स्टॉक होगा उसकी मैं एंट्री मार दूंगी। अब प्रॉब्लम देखो क्या हुआ, जब जब मैंने वो स्टॉक गिना तो ये गुड्स फिजिकली मेरे दुकान में थे क्या? नहीं, ये तो किसी और के पास पड़े हुए हैं, तो ये मेरे स्टॉक में आया ही नहीं।
मतलब आपने क्या कर दिया, आपने बोला ये सेल नहीं है तो मैंने सेल कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर ये सेल नहीं है तो ये गुड्स तुम्हारे हैं ना, तो तुम्हारा स्टॉक हुआ। लेकिन तुमने क्या किया, जब तुम स्टॉक तुमने गिना तो तुमने उसको स्टॉक में भी नहीं पकड़ा, मतलब ना तुम उसको सेल पकड़ रहे हो ना वो गुड्स तुम्हारे स्टॉक में। ऐसे कैसे, सही है क्या ये? समझ रहे हैं तुमको इशू क्या किया तुम लोगों ने? तो अगर तुमने वो गुड्स का सेल कैंसिल कर दिया है तो आपको ध्यान में रख के उस गुड्स को स्टॉक में लाना पड़ेगा। तो मुझे उसकी स्टॉक की एंट्री मारनी पड़ेगी। अब मेरी स्टॉक की एंट्री क्या आएगी, क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके सबको, हाँ मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक आप रिकॉर्ड कैसे करते हो, फाइनल अकाउंट्स में तुम्हें और अच्छी तरीके से समझेगा, तब मैं वापस रिवाइज करवाऊंगी ये पार्ट। बट क्लोजिंग स्टॉक आपका रिकॉर्ड कैसे होता है, सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट को याद करो 11th स्टैंडर्ड के। आप एंट्री क्या मारते हो, आप एंट्री मारते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो तुम्हारी एसेट है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो गुड्स बिके ही नहीं गए हैं वो तुम क्या करते हो, उनका वो तुम्हारा उस साल का खर्चा ही नहीं होता है, इसके लिए या तो तुम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में से निकाल दोगे, अगर ट्रेडिंग नहीं समझता है तो तुम परचेज अकाउंट में से निकाल दोगे। मतलब जब तुमने वो गुड्स खरीदे थे तो तुमने उन्हें परचेज अकाउंट में डेबिट किया था, करेक्ट। लेकिन अगर वो गुड्स तुम्हारे इस साल बेचे ही नहीं गए हैं तो वो तुम्हारा इस साल का खर्चा है ही नहीं, इसके लिए तुमने वो गुड्स परचेज अकाउंट में से बाहर निकाल देने चाहिए कि भाई ये गुड्स क्या इस साल हमने बेचे नहीं है तो उसे परचेज अकाउंट में मत रखो, परचेज अकाउंट में से ये गुड्स को निकाल दो, ये इस साल का खर्चा नहीं है, ये गुड्स हमारे दुकान में अभी भी पड़े हुए हैं तो इन्हें स्टॉक में लेके आओ, एसेट करके दिखाओ। इसके लिए मैं एंट्री मारती हूँ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिंस वो गुड्स इस साल बेचे नहीं गए हैं, मैंने वो गुड्स का खर्च, मतलब वो गुड्स खर्चे में से निकाल दिए, दोस गुड्स आर नॉट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, इसलिए परचेज में से हटा दिए। वो गुड्स मेरी प्रॉपर्टी है इसलिए मैंने उन्हें स्टॉक में डाल दिया। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? क्या? हाँ, ये क्यों कंफ्यूजन हो रहा है मैं बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के लॉजिक्स क्लियर नहीं है। ये जब तुम अभी अगला चैप्टर फाइनल अकाउंट्स करोगे तो फाइनल अकाउंट्स में तुम्हें लॉजिक समझेगा कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है और वो एंट्री कहाँ से आती है। जब वो समझेगा तब इधर थोड़ा क्लैरिटी आएगा, ये इंटरकनेक्टेड चैप्टर है, कोई तो पहले करना ही था। तो सिंपल सी बात है, मैं लास्ट में क्या कर रही हूँ, वो गुड्स को मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ला रही हूँ, स्टॉक में इंक्लूड कर रही हूँ। और स्टॉक में इंक्लूड करने की एंट्री क्या होती है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ओके, टू परचेजेस अकाउंट। मतलब जो गुड्स हमारे रह जाते हैं स्टॉक में होते हैं वो परचेज अकाउंट में से बाहर निकाले जाते हैं कि ये गुड्स बेचे नहीं गए हैं, इसके लिए वो परचेज अकाउंट में से हम निकाल देते हैं कि ये इस साल का मेरा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस अकाउंट में से निकाल दिए जाते हैं और एसेट अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। इसका लॉजिक यू विल अंडरस्टैंड, जिनको समझ रहा है अभी दैट इज ओके, जिनको नहीं समझ रहा है इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में समझेगा। So this is the last entry is of bringing these goods in our stock. इतना समझो। Are we clear about this? Everybody else बताओ मुझे। संजोत, भूषण, पूनम। आचार्य सुना ही नहीं दिया। संजोत, यस ओके। अब देखो, अब इसमें और एक ट्विस्ट है, तुम ये गुड्स को 3000 वैल्यू पे नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये गुड्स की सेलिंग प्राइस 3000 थी। जब तुम कोई गुड्स को अपने स्टॉक में लाते हो कि वो तुम्हारा माल है ऐसे दिखाते हो, तो तुम तुम्हारा माल सेलिंग प्राइस पे दिखाते हो क्या? तुम क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि कितने रुपए का माल तुम्हारे पास रह गया, और जो माल तुम्हारे पास रह गया है वो कॉस्ट प्राइस पे दिखता है। अगेन वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, सो यू कैन नॉट शो दिस एट सेलिंग प्राइस। तो मुझे ये कितने पे दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पे।
तो मुझे ये गुड्स की कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब मैं कैसे निकालू इसकी कॉस्ट प्राइस, वो मैं बाद में बताती हूँ, बट अज्यूम करो ये गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 2000, तो तुम इसे दिखा दोगे 2000 पे। सो आई कैन नॉट शो दिस एट 3000, दिस हैज टू बी शोन एट कॉस्ट प्राइस विच इज 2000। आर वी क्लियर? तो मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ कि हमने किया क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास कभी कभार ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो जब आप गुड्स को भेजते हो ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, आप पहले डायरेक्ट सेल की एंट्री मार देते हो। आप एंट्री मारते हो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर वो गुड्स रिटर्न आ गए तो आप एंट्री मार देते हो, वेरी सिंपल एंट्री, गुड्स को रिटर्न कर दो, सेल्स रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अगर ये गुड्स बिक गए तो कोई एंट्री मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी सेल्स करके रिकॉर्ड किया है। ये अकाउंटिंग तुम्हें दिक्कत सिर्फ देता है ईयर एंड पे, साल भर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साल भर में तुमने गुड्स भेजे, आपने क्या कर दिया, सेल करके रिकॉर्ड किया, वापिस आ गए तो रिटर्न कर दिया, और उसने अगर बोल दिया कि सेल हो गया तो वैसे ही रखा। साल भर में इस अकाउंटिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इस अकाउंटिंग को दिक्कत आती है सिर्फ ईयर एंड पे, कि ईयर एंड पे जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो अगर कोई ऐसे गुड्स है जो आपने भेजे हुए हैं और सेल करके रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन उनका स्टेटस पेंडिंग है, ना वो सेल है ना वो रिजेक्ट किए गए हैं, तो उस केस में सिंस साल खत्म हो रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे गुड्स को आपका सेल रिवर्स कर देना पड़ेगा, वरना वो उस साल में इनकम करके रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ईयर एंड पे ऐसे जो गुड्स बाहर जो लटकने के पोजीशन में है, जो ना सेल है ना रिटर्न किए गए हैं, उस केस में आपको उसका सेल रिवर्स कर देना पड़ेगा। और अगर वो सेल रिवर्स किया है तो आपको और एक चीज करनी पड़ेगी, सिंस आप बोल रहे हो कि वो गुड्स बेचे नहीं गए हैं, तो वो गुड्स को आपको स्टॉक में लेने पड़ेंगे। स्टॉक में लेते वक्त बस आपको ध्यान रखना है, जब आप कोई भी माल आपके स्टॉक में दिखाते हो तो वो कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं दिख सकता है, वरना प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाता है। आप अगर कोई बोलते हो कि ये चीज मेरे स्टॉक में है, ये मेरी चीज है, तो वो आप उसे कॉस्ट प्राइस पे दिखाओगे, तो उस केस में आपको ये गुड्स कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। आप एंट्री मारोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, दैट इज स्टॉक ऑन अप्रूवल और रिटर्न अकाउंट बेसिस टू परचेजेस अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। आर वी क्लियर? नहीं ना, क्योंकि पिछले साल में सेल हुआ ही नहीं था, अक्रू नहीं हुआ था पिछले साल में, यू हैड नॉट अर्नड द इनकम। तुमने इनकम अर्न तभी की जब उसने अप्रूवल दिया, तो वो सेल बराबर अगले साल ही रिकॉर्ड होना चाहिए। बोलो इधर तक क्लियर? yes, this is the main part of this chapter. of course सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आएंगे, लेकिन ये सबसे मेन पार्ट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और या तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया ये पार्ट में, तो ये फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करके आता है। ठीक है, जब तुम ये फाइनल अकाउंट्स चैप्टर करोगे और इन्वेंट्री चैप्टर करोगे, ये लिंकिंग में ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है। लिख लो ये अभी इतना पार्ट, ये चाहिए तो क्वेश्चन पहले लिख लो एक एग्जाम्पल करके, और फिर एंट्रीज मारो, जैसे करना है करो, जो करना है करो। ये लो, हाँ ना। भूषण मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ।
क्वेश्चन दिखाओ, इधर तक लिख के हो गया सबका? नहीं हुआ ठीक अभी तक। अब वो रिपेयरिंग को दे रहे हैं, अभी देखते हैं कि क्या किस में प्रॉब्लम है। क्या पता क्या हुआ अभी। क्वेश्चन लिख लो। अरे वाह। हाँ लिखो लिखो जी। हाँ मो लिख क्या? क्या कशाला एवढी चौकशी आहे तेरे को? लिख ना, उसने स्क्रीनशॉट लेके लिखा, कैसे भी लिखा, एक्सप्लेन करते वक्त लिखा, अभी उसने स्क्रीनशॉट लिया और लिखा ना। हाँ ना, एक तो मैंने इतना वो किया है, अब मुझे वो एक्सप्लेन करना है एक तो तुम लोगों को। हाँ, सबका डन? भूषण तो क्या ही लिखता है, मुझे समझता नहीं है। देन ओके हाँ। चलो, सो व्हाट विल डू इज विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आज ये जो कंसेप्ट पढ़ा है तुम लोग प्लीज आज के आज रिवाइज करके आना। यही कंसेप्ट पे 7 इलस्ट्रेशंस है, तो हम इस पे 7 इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। जो कंसेप्ट नंबर 2 और 3 है उसके केस में भी अकाउंटिंग है, लेकिन उसमें कोई इलस्ट्रेशन ही नहीं है टेक्स्ट बुक में। उसके नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है एक दो, तो वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और वैसे लगा तो मैं इसकी क्वेश्चन बैंक मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक के लिए ऐसा क्वेश्चन बैंक लगती नहीं है, बट सेकंड और थर्ड के कुछ क्वेश्चंस मैं डिजाइन करके डाल देती हूँ। ठीक है, तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। आज ये रिवाइज कर लेना। सो कल हम 7 इलस्ट्रेशंस और वो 2 मेथड्स कंप्लीट कर पाए। बहुत छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस होते हैं क्योंकि। March 22। ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे।